कार्बोहाइड्रेट के बारे में कल अपन पढ़ रहे थे। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये तीन प्रकार के बताए थे, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और एक बताया था पॉलीसैकेराइड। दो तो हम पढ़ चुके थे, तीसरा है पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब होता है बहुत सारी। जब बहुत सारी मोनोसैकेराइड इकाइयां मिल जाती हैं तो क्या बनती है? पॉलीसैकेराइड इकाइयां बनती है। यानी पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है कि इनका जो निर्माण होता है बहुत सारी मोनोसैकेराइड इकाइयों के जुड़ने से होता है। बहुत सारी मोनोसैकेराइड इकाइयों के जुड़ने से होता है। बहुत सारी मोनोसैकेराइड इकाई में जैसे एक तो आता है इसके अंदर सेलुलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन। जैसे 3000 जब ग्लूकोज अणु जुड़ते हैं ना तो एक सेलुलोज अणु बनता है। 3000 ग्लूकोज अणु जब जुड़ते हैं तो एक सेलुलोज अणु बनता है। यानी जब बहुत सारी मोनोसैकेराइड इकाइयां जुड़ जाती हैं तो क्या बन जाता है? पॉलीसैकेराइड बनता है। इसके अलावा इसमें एक आता है स्टार्च, जिसको हिंदी में कहा जाता है मंड। इसके अलावा इसमें एक आता है हेमी सेलुलोज। ये सेल वॉल बनी होती है। पेड़ पौधे जो होते हैं प्लांट्स, उनके अंदर पैक्टिन, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, इनसे मिलकर के सेल वॉल बनी होती है। और ये सभी किसके अंदर आते हैं? पॉलीसैकेराइड में आते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी शर्करा मीठी नहीं होती है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो याद रखना, पॉलीसैकेराइड शर्करा मीठी नहीं होती है, केवल नाम शुगर है इसका, मीठी नहीं होती है। जल में अघुलनशील होती है ये, इनसोल्यूबल, सोल्यूबल नहीं होती है ये। यानी हम ये कह सकते हैं कि मोनो तथा डाई सैकेराइड जो शर्कराएं होती हैं ये तो मीठी होती हैं और जल में घुलनशील भी होती हैं, वाटर सोल्यूबल होती हैं। जबकि पॉलीसैकेराइड जो शर्कराएं होती हैं वो एक तो मीठी नहीं होती हैं और जल में कैसी होती हैं? अघुलनशील होती हैं। जल में अघुलनशील होती हैं और मीठी भी ये नहीं होती हैं। दुनिया में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो कार्बनिक पदार्थ है, प्रश्न आता है दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बनिक पदार्थ जो पाया जाता है उसका नाम है सेलुलोज। क्या नाम है? सेलुलोज। नंबर 1 पर तो आता है सेलुलोज और नंबर 2 पर आता है काइटिन। ये काइटिन क्या होता है? जो कवक होते हैं ना, फफूंद, फंगस, उन फंगस की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में आते हैं कीड़े मकोड़े। जो कीड़े मकोड़ों का बाह्य कंकाल जो होता है ना, बाहरी आवरण, जैसे काले काले कीड़े देखे होंगे आपने, जो कीड़े का जो ऊपरी आवरण होता है ना वो किसका बना होता है? काइटिन का ही बना होता है। कीड़े का, एक कीट का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। तो काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है। नंबर 1 पर सेलुलोज पाया जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा, और नंबर 2 पे कौन सा आता है? काइटिन आता है। पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। पेड़ पौधों की जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? सेलुलोज। साथ में इसमें हेमी सेलुलोज भी होता है और साथ में इसमें पैक्टिन भी होता है। अगर तीनों है ऑप्शन में तो उपरोक्त सभी आंसर होगा, ऑल ऑफ। और यदि केवल सेलुलोज दे रखा है, कुछ इनके कुछ और दे रखा है, तो फिर आंसर क्या होगा? सेलुलोज होगा। मुख्यतः सेलुलोज होता है, बाकी साथ में ये भी पाए जाते हैं। और जो कवक होते हैं जिनको फंगस कहा जाता है, फंजाई, कवक की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। इसकी बनी होती है काइटिन। काइटिन एक पॉलीसैकेराइड होता है, काइटिन की बनी होती है। एक तो होती है कृत्रिम शर्करा, एक होती है प्राकृतिक शर्करा।
नेचुरल शुगर, एक होती है आर्टिफिशियल। ये अब तक जो हमने पढ़ी है ना, ये तो सारी है नेचुरल, और कुछ होती है कृत्रिम। जैसे पूछा जाए कि सबसे मीठा पदार्थ कौन सा होता है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, फ्रक्टोज। अगर सबसे मीठा पदार्थ पूछे तो फिर आंसर क्या होगा, सबसे मीठा पदार्थ होता है नियाटेम। नियाटेम ऑप्शन में नहीं मिले तो एक आता है इसके अंदर एस्पार्टेम, और एक आता है सुक्रालोज। और ये तीनों ही वैसे जनरली ऑप्शन में नहीं मिलते हैं, जनरल जो अपन के पेपर होते हैं इनमें मिलता है फिर सैकरीन। तो याद रखना ये चारों मीठे पदार्थ हैं और इनको कृत्रिम शर्करा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृत्रिम शर्करा कहते हैं, आर्टिफिशियल शुगर कहा जाता है इनको, या इनको शुगर फ्री शुगर भी कहते हैं। ये जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं ना, वो इन्हीं का यूज करते हैं। इनको शुगर फ्री शुगर भी कहा जाता है, इनको शुगर फ्री शुगर भी किसको कहते हैं, इन चारों को कहा जाता है। एक बार प्रश्न आया हुआ है, आरपीएससी ने पूछा था कि निम्न में से कौन सी कृत्रिम शर्करा का उदाहरण है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, और एक ऑप्शन था उसमें एस्पार्टेम। तो फिर आंसर क्या होगा, एस्पार्टेम, क्योंकि वो तीनों तो क्या है, प्राकृतिक हैं, प्रकृति से मिलती है इन चीजों में जो अपन खाते पीते हैं, ये बनाई जाती हैं, ये केमिकल रिएक्शन द्वारा ये बनाई जाती है। इनको कृत्रिम शर्करा आर्टिफिशियल कहते हैं, इनको शुगर फ्री शुगर कहते हैं। जो मधुमेह जो रोगी होते हैं ना, डायबिटिक पेशेंट, उनको दी जाती हैं। ये अलग से आता है ना उनका पाउच, मधुमेह रोगियों को अलग से आता है, वो यही शर्कराएं होती हैं, मधुमेह रोगियों को ये दी जाती हैं। सैकरीन वगैरह है, ये बहुत मीठा होता है, चीनी से लगभग 500 गुना मीठा होता है। सबसे मीठा पदार्थ का यदि पूछा जाए ना, तो जनरली आंसर आता है सैकरीन। और ये नियाटेम दे रखा है, तो आंसर नियाटेम ही होगा। तो सबसे मीठा पदार्थ जनरली पूछा है तो कौन सा होता है, सैकरीन। और ये चीनी से लगभग 300 से 500 गुना ज्यादा मीठा ज्यादा होता है। यानी जहां 10-20 चम्मच चीनी काम करती है ना, वहां 1 चम्मच से काम चल जाता है, तो मीठा होता है ये। जनरली जो चॉकलेट वगैरह बनती है ना अपनी, छोटी छोटी चॉकलेट बनती है, टॉफी वगैरह बनती है, तो इनमें सैकरीन का यूज करते हैं। और सैकरीन बॉडी में कैंसर बनाती है। भाई समस्या क्या है कि मीठा जहर जो होता है ना, एक तो होता है कड़वा जहर, एक होता है मीठा जहर। मीठा जहर सबको अच्छा लगता है, मीठा जहर सबको अच्छा लगता है। आदमी डरता कब है, जब सामने वाला मरना नहीं चाहिए बस, बाकी और तो कुछ भी हो जाए उसके शरीर में। मैं कुछ ऐसा खिलाऊं आपको कि भाई उससे आप मरो नहीं, और तो चाहे आपके लीवर फीवर कुछ भी खराब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पैसा आना चाहिए तो मैं वो काम करूंगा। ये जमाने में चल रहा है। जैसे आप कोई भी देख लो, खाने पीने वालों को देख लो, तेल है उसी को 10-10 बार गर्म कर रहे हैं, तो ये नुकसान कितना करता है। बार बार किसी चीज को गर्म करेंगे तो वो नुकसान करती है बॉडी के लिए। भाई आज तेल लिया, उसी में कल मिला दिया, परसों मिला दिया, तो आप सोचो कुछ अंश तो उसका 1 महीने पहले का भी तो बच रहा होगा। तो आप ये बर्गर वगैरह उनके तेल को देखना आप कभी, इतना काले कलर का मिलता है, ऑयल से भी काला। बर्गर के तेल, इस तेल में बर्गर निकलता है, तेल को देखना आप, उसमें उसे मिलाते रहते हैं। मतलब आप कह नहीं सकते कि तिल का है या मूंगफली का है या सरसों का है, किसका है ये, बिल्कुल काला, एकदम ब्लैक कलर बिल्कुल ही। तो सोचो कितना नुकसान करता होगा वो चीज, गर्म, बार बार चीज गर्म होती है। तो ऐसी, अब इनसे आदमी क्या डायरेक्ट तो मरता नहीं है कि खाते मर जाए, ये तो धीरे धीरे मरता है। वैसे रिफाइंड को शरीर का एक शत्रु कहा गया है, रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए, याद रखना। मतलब रसोई में 5 चीजें कम से कम यूज में लेनी चाहिए व्यक्ति को। ये मीठे जहर हैं, एक तो मैदा, मैदा का उपयोग कम से कम करना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम। आप भी जानते हो मैदा नुकसानदायी होती है, लाभदायक कहीं नहीं किसी भी रूप से। एक चीनी, चीनी का उपयोग कम से कम करना चाहिए। आप गुड़ का उपयोग कर सकते हो चीनी की जगह, लेकिन चीनी का उपयोग सबसे कम करना चाहिए। एक नमक का उपयोग सबसे कम करना चाहिए, मतलब ज्यादा नमक नहीं खाएं। एक रिफाइंड का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो चीनी, मैदा, नमक और रिफाइंड, एक और क्या रह गया, एक तो चीनी नहीं खानी चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, मैदा नहीं, हाँ, और एक बेसन, चावल नहीं, बेसन, बेसन, बेसन की मात्रा भी कम होनी चाहिए, तो बेसन सुपाच्य नहीं होता है इतना ज्यादा, बेसन नुकसान करता है, वजन भी बढ़ाता है, हानिकारक भी होता है। हानिकारक का मतलब ज्यादा खाओगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे, वो हानि पहुंचाएगा। यूं बेसन से कोई नुकसान नहीं होता है शरीर को, लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कम मात्रा होना चाहिए। आप देखा हो बेसन, जब भी अपन ऐसे बोलते हैं ना कड़ी या बेसन चीज खाते हैं, गैस बन जाती है। क्यों बनती है, गेहूं की रोटी खाने से तो गैस बनती नहीं है, बाजरे की से तो गैस बनती नहीं है, बेसन की से क्यों बनती है, कहीं ना कहीं नुकसानदायी भी है। तो ज्यादा नहीं खाएं, और खाएं तो फिजिकल एक्सरसाइज करें,
घूमे खाने के बाद। बेसन की चीज खाने से जैसे कई बार पकौड़ी खा लेते हैं बेसन की, नुकसान कर जाती है। क्यों करती हैं वो? इसीलिए तो करती हैं क्योंकि बेसन की बनी हुई है। तो बेसन, मैदा, चीनी, रिफाइंड और नमक, ये 5 चीज अवॉइड करनी चाहिए रसोई में, कम से कम होनी चाहिए। हालांकि कुछ चीज ऐसी है नमक बिना काम नहीं चलेगा, लेकिन नमक खाओ, नमक जरूरी भी है, अवॉइड नहीं करना नमक को, लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए। बंद नहीं करना है नमक को, नमक को ज्यादा नहीं खाना चाहिए कि अपन सब्जी डाल ली और सब्जी के ऊपर से और डाल लिया। और याद रखना, सब्जी के में ऊपर से जो नमक डालते हैं ना, ये तो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। जिसको डालना है वो पहले डाल लो, कम से कम वो उबल तो जाए, गर्म तो हो जाए। अब वो तो सीधा ही आपकी बॉडी में जा रहा है, ऊपर से अपन डालेंगे तो सीधा ही बॉडी में जा रहा है वो तो। अब वो तो कम से कम गर्म तो हो जाएगा, उबल तो जाएगा उसके अंदर। तो डालना हो नमक जितना, भले पहले डाल लो। जो बाद में नमक डालने की आदत होती है ना, ये बहुत गंदी आदत होती है, इससे बीपी बनता है शरीर में। ये बहुत नुकसानदायक होता है, मोटापा भी बढ़ता है, बीपी बनता है, इससे ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। तो ये रिफाइंड वगैरह, रिफाइंड खाना ही नहीं चाहिए। रिफाइंड तो इतने गंदे तरीके से बनता है कि मतलब जहर है एक तरीके से बॉडी के लिए। ये सूट वो है, ये पॉइजन, मीठे जहर हैं ये। तो ये चॉकलेट वगैरह ऐसी चीजें बनाने में ज्यादातर सैकरीन का यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता है मर तो है नीरज से तुरंत तो, बाकी तो और तो बॉडी में कुछ भी खराब हो जाए। टेंशन का होती है खाते ही कोई मर जाए तो अपने ऊपर आ जाएगा कि यार इसने मारा, मैं तो ये चीज खाई है। अब पीछे मरेगा 10-20 साल तक वो लगातार, तो कहाँ से पता नहीं, कहीं से कुछ खा रहा, कहीं से कुछ खा रहा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ज्यादातर सैकरीन का यूज इस जगह पे किया जाता है। ये जो बच्चों के मिठाई वगैरह आती हैं, जैसे छोटे छोटे दुकानदार रखते हैं ना, लड्डू है, बर्फी है, कुछ अलग अलग तरीके रखते हैं, इन सब में सैकरीन का यूज होता है। भाई जो चीज हमेशा आदमी उसी का यूज करता है जो जिससे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा हो। सीधी सी बात ये है, कोई ये नहीं चाहता कि यार ये नुकसान करेगी इसको मत मिलाओ। सब ये चाहेंगे, वो सस्ती चीजें होती हैं, वो उस 1 रुपए का एक लड्डू मिलेगा तो वो तो सैकरीन ही आएगी उसके अंदर से। आइसक्रीम में भी यूज में लेते हैं सैकरीन को, ये नोट कीजिए। ग्लाइकोजन जो है ना, इसको जंतु स्टार्च भी कहते हैं, शरीर का संग्रहित ईंधन भी कहा जाता है, और ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च के नाम से भी जाना जाता है। एनिमल स्टार्च भी कहते हैं इसको, जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। पॉलीसैकेराइड का जो निर्माण होता है वो बहुत सारी मोनोसैकेराइड इकाइयों के जुड़ने से होता है। सेलुलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन, स्टार्च, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, ये सभी पॉलीसैकेराइड में आते हैं। मोनो और डाई ये मीठी होती हैं, जल में घुलनशील होती हैं, जबकि पॉलीसैकेराइड शर्करा ना तो मीठी होती है, ना ही जल में घुलनशील होती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, सॉरी ये अम्ल की जगह पदार्थ लिखना, कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? सेलुलोज है, और सेकंड नंबर पर काइटिन आता है। पेड़ पौधों की सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन की बनी होती है, और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। नियाटेम, एस्पार्टेम, सुक्रालोज, सैकरीन, इनको आर्टिफिशियल शुगर कहते हैं, या इनको शुगर फ्री शुगर कहा जाता है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं इनको ये दिए जाते हैं। सबसे मीठा पदार्थ कौन सा है? सैकरीन है। चीनी से लगभग 300 से 500 गुना ज्यादा मीठा होता है ये। सेकंड नंबर लिखना, बसा फैट। बसा फैट। बसा क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक है ये भी, फैट भी। और ये किस किस से मिलकर बनती है? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनती है। इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है, ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ी कम पाई जाती है। ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ी कम पाई जाती है। ये शरीर को लंबे समय बाद ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक तुरंत एनर्जी नहीं मिलती है, शरीर को लंबे समय बाद ऊर्जा प्रदान कौन करती है? बसा करती है। बसा तो अपन जैसे घी अब खाएंगे तो बाद में काम करेगा, इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। और व्रत या अनशन के दौरान शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है? बसा से। जो व्रत या अनशन की बात करें तो अनशन के दौरान शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो किससे प्राप्त होती है? बसा से या फैट से प्राप्त होती है। तुरंत एनर्जी के लिए तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज देना चाहिए। 1 ग्राम बसा, कल मैंने बताया था 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो वहां पर 4.2। और जब 1 ग्राम बसा का जब ऑक्सीकरण होता है तो निकलती है 9.3 किलो
कैलोरी ऊर्जा कितनी निकलती है? 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है। वसा की जो मात्रा होती है हमारे शरीर में, वो वजन का लगभग 8 से 9% होती है। कितनी होती है? वजन का 8 से 9% हमारी बॉडी में वसा की मात्रा पाई जाती है। अगर शरीर में वसा का निर्माण हो जाता है तो उसको कहा जाता है लाइपोजेनेसिस। क्या कहते हैं? लाइपोजेनेसिस। और यदि शरीर में वसा टूटती है, वसा का टूटना, तो वो कहलाता है लाइपोलाइसिस। क्या कहलाता है? लाइपोलाइसिस। एक आता है शल्य क्रिया, ऑपरेशन द्वारा वसा को बाहर निकालना। जैसे बहुत ज्यादा यदि फैट बढ़ जाता है तो ऑपरेशन से भी फैट बाहर निकाली जा सकती है। तो शल्य क्रिया द्वारा वसा को बाहर निकालना क्या कहलाता है? लाइपोसक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइपोसक्शन। शल्य क्रिया द्वारा वसा को बाहर निकालना क्या कहलाता है? लाइपोसक्शन कहलाता है। वसा का निर्माण होता है तो उसको लाइपोजेनेसिस कहते हैं। वसा टूटती है तो लाइपोलाइसिस। वसा का शरीर में वसा का जो पाचन होता है वो लाइपेज एंजाइम के द्वारा होता है। कौन से एंजाइम द्वारा होता है? लाइपेज एंजाइम के द्वारा किसका पाचन होता है? वसा का पाचन होता है। और पाचन के बाद जो वसा के पाचन का उत्पाद जो बनता है वो क्या बनता है? फैटी एसिड्स बनते हैं, बसीय अम्ल बनता है, और साथ में ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लिसरॉल। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का निर्माण प्रोडक्ट के रूप में होता है। वसा जो होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो। एक तो होती है जंतु वसा, जिसको एनिमल फैट कहते हैं। क्या कहा जाता है? एनिमल फैट। और एक दूसरी होती है पादप वसा, जिसको कहा जाता है प्लांट फैट। क्या कहते हैं? प्लांट फैट कहा जाता है। पहली है जंतु वसा। जंतु वसा क्या होती है? ऐसी वसा जो जंतुओं से प्राप्त होती है या जो एनिमल से प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता है? जंतु वसा कहते हैं। ऐसी वसा जो जंतुओं से प्राप्त होती है उसको क्या कहा जाता है? जंतु वसा। जैसे घी, दूध, मक्खन, पनीर, अंडे, मांस, मछली का तेल, ये तो किस में आते हैं? जंतु वसा में आते हैं। और एक आता है पादप वसा। प्लांट फैट। पादप वसा का मतलब होता है ऐसी वसा जो किससे प्राप्त होती है? पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, बादाम का तेल, तिलहन का तेल, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल। वैसे नारियल का तेल नहीं होता, नारियल का घी होता है। नारियल का तेल। और भी इसमें कई सारे, जैसे ताड़, ताड़ का तेल जिसको पाम ऑयल कहते हैं। ये बर्गर वाले पाम ऑयल का ही उपयोग करते हैं, याद रखना। हाँ, हालांकि पाम ऑयल अभी क्या है, जब से कोरोना आया है ना, जब से चीन से बंद हो गया है आना, इसकी जो आवागमन है ना विदेशों से आता था ये, उस पर रोक लग गई थोड़ी सी। इसलिए ये भी अब महंगा हो गया होने को तो। लेकिन ज्यादातर ये पाम ऑयल का ही उपयोग करते हैं, ताड़ के तेल का प्रयोग करते हैं। ये नुकसानदायी होता है बॉडी के, इससे मरता नहीं जल्दी आदमी, लेट मरता है। तो लेट धीरे धीरे मरता है। मरता तो जल्दी है भाई, जो उम्र है 80 साल उससे पहले मर गया तो जल्दी मर रहा है, लेकिन जल्दी मतलब इतनी खाते ही मर जाए, खाते ही नहीं मरता, धीरे धीरे मरता मतलब उससे। हाँ हाँ। तो ताड़ का तेल है, ये सभी किस में आते हैं? ये पादप वसा में आते हैं। अब जो बात बोल रहा हूं वो समझने वाली बात है इसमें, कि जंतु वसा को संतृप्त वसा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? संतृप्त वसा। सैचुरेटेड फैट भी कहते हैं इसको। संतृप्त वसा का मतलब होता है ये प्राय एक तो ठोस अवस्था में होती है, और ये कम क्रियाशील होने के कारण आसानी से कोलेस्ट्रॉल में बदल जाती है। जबकि
पादप वसा को कहा जाता है असंतृप्त वसा। अनसैचुरेटेड फैट। पादप असंतुलित वसा जो होती है ये प्राय द्रव अवस्था में होती है। कैसी अवस्था में होती है ये? द्रव अवस्था में। और ये जो होती है वो प्राय कैसी अवस्था में होती है? ठोस। देख लो आप, पनीर, मक्खन, घी है, प्राय का मतलब सभी नहीं होते। दूध है ये लिक्विड होता है। ये प्राय ठोस अवस्था में होती है। और जो ठोस अवस्था में जो चीज होती है ना वो कम एक्टिव होती है, इसलिए ये जल्दी कोलेस्ट्रॉल में बदलती है बजाय इसके। शुद्ध भाषा में ये बोलूं तो मैं कि भाई घी की जगह तेल खा लो, वो कम नुकसान करेगा। घी शरीर को ज्यादा नुकसान करता है कब? जब आप ज्यादा खाते हो और एक्सरसाइज करते नहीं हो। जैसे कई बार डॉक्टर बोल देता है ना कि यार घी की मात्रा कम कर दो, चिकना मत खाओ, घी मत खाओ। क्यों? तो घी, ये जो घी है ना ये कोलेस्ट्रॉल जल्दी बनाता है, जबकि तेल इतना जल्दी कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाता। क्योंकि तेल कम द्रव अवस्था में होता है, ये एक्टिव थोड़ा ज्यादा होता है, तो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, क्रियाशील होता है, ये एक्टिव होता है, तो इससे कोलेस्ट्रॉल जल्दी से नहीं बनता। लेकिन घी से जल्दी बनेगा। अगर घी खाते हैं तो प्रॉपर रूप से फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, उसको हमारी जो हड्डियां हैं ना वो पीले मतलब उससे मजबूत हो जाए। जैसे पहले के लोग घी नहीं खाते थे, खाते थे घी, पीते थे पहले के लोग, लेकिन पीने के बावजूद भी वो मोटे नहीं होते थे। भले पतले दुबले होते थे या फैट होते थे, बिल्कुल स्लिम होते थे, लेकिन उनमें दम रहती थी, ताकत रहती थी। ऐसे हाथ को कोई पहले का बड़ा बड़ा पकड़ ले तो उसको छुड़ा नहीं सकते। कहीं के लोग ऐसे भी होते हैं, अपने बाबा वगैरह ऐसे होते हैं, पकड़ लिया ना तो छुड़ा नहीं सकते। आप चाहे आप भले 25-30 साल के हो, वो वाले 70 साल के हो गए, लेकिन इतना दम रहता था। क्यों? उन्होंने जो घी पिया और वो एक्सरसाइज जो की है ना, कि घी पी के खेत में गए और दिन भर फावड़ा चलाया, तो उससे हमारी बॉडी में, उनके में क्या हो गया, वो घी एब्जॉर्ब हो गया, मजबूती ला दी उसने। और हमारे अंदर क्या होता है, घी खाया पेट पे आ जाता है, क्योंकि एब्जॉर्ब तो होता नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज तो होती नहीं है वो। तो घी वगैरह है या उल्टी सी चीज अपन जो खाते हैं, मैदा वगैरह जो भी है, ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में फैट के रूप में बाहर निकलने लग जाती है। अब वो जो फैट के रूप में बन गई, जिसमें कोलेस्ट्रॉल ही बन गया, वो तो फिर शरीर में कोई दम का तो कोई काम ही नहीं रहा। मोटे आदमियों की दम थोड़ी रहती है। मेन चीज है कि बॉडी में एब्जॉर्ब होना जरूरी है थोड़ा सा। तो पहले के लोग अब पीते थे, लेकिन वो एक्सरसाइज करते थे। कहीं जिम ने जाना है तो पैदल ही जाते थे जिम ने, पैदल ही जिमने जाते थे। और पैदल इतना जिमते थे कि 10-10 20-20 लाडू एक एक बार में खा जाया करते थे। 50-50 लाडू खा जाते थे पहले के लोग बाग, लेकिन फिर भी उनको कभी डायबिटीज नहीं हुई। इसका मेन कारण है कि वो पैदल जिम में जाते थे और पैदल ही जिम करके आते थे। और अपन लोग क्या है, गाड़ी पे बैठे, जिम के आए, तुरंत ही वहां से आने के बाद फिर आके बेड पे सो गए। तो डायबिटीज तो बननी ही बननी है। तो पहले के लोग वागों में ताकत इसीलिए हुआ करती थी, घी खाते नहीं थे, पीते थे, लेकिन फिर भी कभी कोई फैट नहीं, कोई बीपी नहीं, कोई थायराइड नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, कोई हार्ट अटैक नहीं। पहले के लोग कहां मरते थे? हार्ट अटैक से नहीं मरते थे। क्यों? क्योंकि पहले वास्तव में एक्सरसाइज होती थी फिजिकल। तो ये तो है सैचुरेटेड फैट, और इसको कहा जाता है असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट। ये द्रव अवस्था में होती है और ये कैसी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। अब इसके अपवाद आपको याद रखने हैं। हम ये कह सकते हैं कि कम क्रियाशील होने के कारण आसानी से कोलेस्ट्रॉल में बदल जाती है, जो कि शरीर के लिए हानिकारक है। इससे हृदय, ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेटरी संबंधी विकार पैदा हो जाते हैं। अब इसका अपवाद आपको याद रखना है, और इसका अपवाद है मछली का तेल। याद रखना, मछली का तेल है तो जंतु वसा है, लेकिन इसको संतृप्त नहीं कह सकते। मछली का जो तेल होता है वो असंतृप्त वसा का उदाहरण है। कौन सी वसा का उदाहरण है? असंतृप्त वसा का उदाहरण है, अनसैचुरेटेड फैट का उदाहरण है। क्योंकि मछली का तेल कभी भी शरीर के लिए नुकसानदायी नहीं होता है। मछली का तेल तो हमारे मानसिक विकास को बढ़ाता है। मछली के तेल में अल्फा लिनोनिक एसिड होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और जो ये बसी अम्ल होते हैं, ये हमारे मानसिक विकास को बढ़ाते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं ये। तो उसको कहा जाता है मछली का तेल। का लीवर में से ऑयल निकलता है, कैप्सूल भी आते हैं, जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, जिम ट्रेनर बताता भी है, लीवर में कैप्सूल भी आते हैं मछली के तेल के। ये बॉडी के लिए लाभदायक होता है, नुकसानदायी नहीं होता है। तो ये असंतृप्त का उदाहरण है। और इसमें से जो अपवाद आएगा, इसका जो अपवाद आएगा
वो आएगा नारियल तथा ताड़ का तेल। नारियल और ताड़ का तेल ये घी के बराबर काम करते हैं, यानी ये नुकसानदायी होते हैं हमारे शरीर के लिए। नारियल का तेल नहीं होता, नारियल का घी होता है। एक परिभाषा है साइंस में, कॉन्सेप्ट है कि सामान्यतया 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यदि कोई वसा ठोस अवस्था धारण कर ले तो उसको विज्ञान में कहते हैं घी, और नहीं करे तो उसको कहते हैं तेल। दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में 20 डिग्री टेम्परेचर, जैसे फिलहाल 20 चल रहा है, आप नारियल के तेल को रख दो, क्या होगा? जम जाएगा, जमेगा, यानी उसको क्या कहेंगे? घी। सरसों के तेल को रख दो, जमेगा क्या? उसको क्या कहेंगे? तेल। यानी नारियल और ताड़ का तेल, पाम ऑयल, ये दो चीज ऐसी हैं कि होती तो पादप वसा है, लेकिन ये संतृप्त के अंदर आती हैं, तो आप सोच सकते हो ये कितना नुकसानदायी होता होगा फिर, क्योंकि संतृप्त तो जल्दी कोलेस्ट्रॉल में बदलता है हमारी बॉडी में। और ज्यादातर ये जो काम में लेते हैं ना बाहर वाले फास्ट फूड वाले, ये पाम ऑयल का ही यूज करते हैं। तो ये संतृप्त वसा के उदाहरण हैं दोनों, ये अपवाद आपको याद रखने हैं। इधर नारियल में ताड़ का तेल तो ऊपर संतृप्त में जाएगा, और ऊपर से मछली का तेल किस में आएगा? असंतृप्त में आएगा। बाकी सारे उदाहरण जंतु वसा को संतृप्त कहते हैं और पादप वसा को असंतृप्त कहते हैं। वसा की यदि कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो त्वचा में शुष्कता आ जाती है, रूखापन आ जाता है, और अधिकता हो जाती है तो मोटापा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक, बीपी वगैरह बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो शरीर में यदि वसा की कमी हो जाए, वसा की कमी हो जाए तो त्वचा में शुष्कता आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। और यदि अधिकता हो जाए तो अधिकता से ओबेसिटी रोग हो जाता है, इसको मोटापा कहते हैं। मोटापा बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, तथा हृदय व ब्लड प्रेशर, रक्त दाब संबंधी विकार पैदा हो जाते हैं। नोट कर लो। हैं? डालडा वनस्पति की है वो। वो भी तेलों की हाइड्रोजनीकरण क्रिया द्वारा बनाया जाता है, यानी वो एक तरह वो भी बहुत नुकसान करता है बॉडी के लिए, केमिकल का। आजकल तो बहुत कम चलता है, मिलता ही नहीं है। अब तो रिफाइंड का यूज ज्यादा होता है। सोना सिक्का आ गया एक, मूंगफली का तेल। हम्म। वैसे नॉर्मल निकलता नहीं है, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें से तेल बहुत कम मात्रा में निकलता है, दवाइयों वगैरह में काम में आता है। जैसे केला है, केले का तेल निकलता है क्या? निकलता है, लेकिन केला फल में जरूर नहीं फल में से तेल निकले। तो अपन केले के नाम पे केले को जानते हैं, केले के पौधे को भी तो केला ही कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो केले के तने में से भी तेल निकाला जाता है। ये जो खुजली वगैरह होती है ना, उसमें काम में आता है केले का तेल, और बहुत ज्वलनशील होता है केले का तेल। केला जितना मीठा होता है ना, उतना ही तेल उसका खतरनाक होता है। इतनी हाइट बढ़ जाती है आदमी की उससे। हाइट का मतलब जैसे खुजली पे लगा ले तो उछलता है आदमी। हाइट वैसे नहीं बढ़ती है कहीं तो वैसे हाइट बढ़ जाए। आप खुश हो गए? नहीं, सही सही है उनकी हाइट। यदि खुजली पे लगा ले तो मतलब उछलता है आदमी, इतना भयंकर खतरनाक आता है उसका तेल। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके अंदर के पार्ट वगैरह से उनसे ऑयल निकलता है। अब मछली है, मछली भी कोई तेल निकालने वाली चीज है क्या? लेकिन मछली के लीवर में से निकलता है, दवाइयों में काम में आता है। मछली के तेल में विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है, और विटामिन ई भी होता है।